पहले स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कंट्रोलर का कैसे टेस्ट केस लिखेंगे, बट उसमें हमने पैरामीटर सब पास नहीं किया था। ऐसा कंट्रोलर बनाया था बुक कंट्रोलर जिसमें कोई पैरामीटर पास नहीं किया था। मेरे स्क्रीन विजुअल है ना? ठीक है। तो ये जो कंट्रोलर हमने बनाया था इसमें सिंपल एक पैरामीटर आईडी करके एक जगह बस पास किया था और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसका टेस्ट केस देखा था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कंट्रोलर पे ही अगर पैरामीटर्स कई के पैरामीटर्स पास कर रहे हैं और वो पैरामीटर प्रिमिटिव टाइप का पहले देखता है, तो कैसे उसका टेस्ट केस लिखेंगे। तो इसके लिए भी मैंने कैलकुलेटर वाला जो एग्जांपल है कि भाई दो पैरामीटर, जैसे हम दो ऑपरेंड एंड ऑपरेटर होता है, तो दो ऑपरेंड पास करेंगे num1 एंड num2 और एक ऑपरेटर पास करेंगे एंड दिस कंट्रोलर विल रिटर्न रेस्पेक्टिव रिजल्ट, और कुछ एक्सेप्शन हैंडलिंग भी होगा। तो ये कैलकुलेटर का पहले देखते हैं कि कैसे हमने कंट्रोलर बनाया। सॉरी, ये टेस्ट प्रोग्राम हो गया ना। तो ये कैलकुलेटर है। अब रन करा के नहीं देख रहा हूँ एपीआई के थ्रू, क्योंकि हमें टेस्ट केस लिखना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन रन कराने की जरूरत नहीं है। तो ये कैलकुलेट करके एक मेथड है जिसमें हम लोग 3 पैरामीटर पास कर रहे हैं रिक्वेस्ट पैराम से और एक रिजल्ट रिटर्न कर रहा हूँ। कुछ केस लगाए हुए हैं, ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे एक एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कर रहा है। और ये हमारा अल्टीमेटली रिजल्ट क्या रिटर्न कर रहा है, दोनों पैरामीटर क्या आई, एक मैप रिटर्न कर रहा है की वैल्यू पेयर में, ऑपरेंड क्या आया और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आया, ये रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये मैप ऑफ ये कंप्लीट जेसन में ही रिस्पॉन्स जाएगा हमारा। और अब इसका एक्सेप्शन अगर हैंडलिंग देखें तो ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर पे हमने दो एक्सेप्शन लिखा है, दो एक्सेप्शन हैंडलिंग लिखा है। एक अर्थमेटिक, अगर कुछ आता है गलत ऑपरेंड देते हैं उस केस में, वैसे मैंने रेज नहीं कराया। हम चाहे तो रेज करा सकते हैं कि भाई सही से ऑपरेंड अगर नहीं आ रहा है, नाम नहीं आ रहा है, तो रेज कर सकते हो। ये अच्छा, यहाँ रेज कराया है मैथमेटिक। और इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन भी रेज कराया कि अगर आर्गुमेंट गलत हो। तो ये देखो, एक्सेप्शन हैंडलिंग हमेशा ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर में ही लिख रहा हूं, तो ये आप लोग प्रैक्टिस में रखना प्रोजेक्ट में भी। ठीक है, तो इस तरह से कंट्रोलर कैसे स्प्रिंग में बनाते हैं। कंट्रोलर एडवाइस एक क्लास के ऊपर एनोटेट करते हैं। आफ्टर दैट एट एक्सेप्शन हैंडलर से जिस टाइप की भी एक्सेप्शन है वो आप ओवरराइट करते हो, उसके लिए मेथड डिफाइन करते हो सिंपल। ठीक है, इस टेस्ट केस इसका कैसे लिखेंगे अगर पैरामीटर पास कर रहे हैं तो अगेन सेम है, वेब एमबीसी टेस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, ऑटोवार्ड की मॉक एमबीसी, ताकि हम एपीआई की यूआरएल बेस्ड कॉल कर सके, उसमें इनपुट पैरामीटर भेज सके और आउटपुट भी देख सके। तो देखो, आप लोग जो पोस्टमैन से टेस्ट करते हो या फिर दूसरा एक कौन सा यूज कर रहे हो पोस्टमैन की जगह? इंसोमनिया, हाँ। तो वो सब टूल है जिससे बेसिकली हम लोग एंड टू एंड टेस्टिंग करते हैं एपीआई, लेकिन एक डेवलपर चाहे तो टेस्ट केस से भी टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो टेस्ट केस लिखा हमने। हमारे पास मान लो इन केस इंसोम्निया नहीं है तो हम जावा के प्रोग्राम लिख के भी टेस्ट कर सकते हैं अपने मेथड को। तो एपीआई यूआरएल कॉल किए, पैरामीटर पास किए, रिक्वेस्ट पैराम था, दो पैरामीटर पास किए। यहाँ परफॉर्म में हमने बता दिया गेट यूआरएल है। उसके बाद एक्सपेक्ट क्या रिजल्ट कर रहे हैं, सॉरी
स्टेटस क्या होगा और रिजल्ट क्या आ रहा है। ये देखो जेसन जो हमारी रेस्पॉन्स में आ रही है कि num1 num2 ऑपरेशन रिजल्ट, इनमें से किसी एक को ही हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारी एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है। तो जब हमने 10 प्लस 5 दिया एंड दिया तो हमें पता है भाई 15.0 समथिंग ये वैल्यू आएगा, तो वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमने दे दिया। इसी तरह डिवीजन बाई जीरो में यहाँ पे एक्सेप्शन रेज हो रहा है, तो एक्सेप्शन में देखो यहाँ भी जेसन ही रिटर्न करा रहे हैं मैप ऑफ करके। पहले की होगा और उसकी वैल्यू होगी, तो उसी चीज को टेस्ट कर रहा है। अगर एक्सेप्शन आता है तो मैसेज नाम का जेसन की निकालेगा और उसे रिजल्ट में अगर ये वैल्यू मिलता है तो इट मीन सही एक्सेप्शन आ रहा है। तो समझ में आया कैसे हम लोग पैरामीटर अगर रिक्वेस्ट पैरा में कैसे पास करेंगे, सिंपल यूआरएल के थ्रू। इसमें कोई कंफ्यूजन? तो टेस्ट केस रन कराने का आपको उपाय दोनों वे बताया हूँ। मेवन जब बिल्ड चलती है उसमें भी, और इंडिविजुअल टेस्ट केस प्लस इसको आप डिबग भी कर सकते हो। बढ़िया चीज तो ये है, डिबग पॉइंट लगाया, राइट क्लिक करोगे, डिबग एज JUnit, जैसे आप जावा एप्लीकेशन डिबग करते थे ना, आप पूरा डिबग कर सकते हो कंप्लीटली एज इट इज। तो बहुत अच्छी चीज होती है टेस्ट केस, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए अच्छा टेस्ट केस लिखना आना चाहिए। तो ये मैंने सिंपल प्रिमिटिव पैरामीटर के लिए एक एग्जांपल आपको भेजा है। अब मान लो हम जनरली कस्टम पैरामीटर ही यूज करते हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट। तो रिक्वेस्ट बॉडी में हम मान लो यूजर ऑब्जेक्ट पास कर रहा है, कुछ वो रिटर्न रिजल्ट कर रहा है कि एक सिंगल यूजर रिस्पॉन्स या लिस्ट ऑफ यूजर रिस्पॉन्स या मैप ऑफ रिजल्ट, अलग अलग तरह के हमारी एपीआई है। तो उनकी हम टेस्ट केस कैसे लिखेंगे, तो इस एग्जांपल को देखते हैं। तो ये बेसिकली कंट्रोलर पे मैं वैरायटी ऑफ टेस्ट केसेस आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए क्या किया, एक मॉडल बनाया यूजर, जिसमें नेम इज ईमेल है, रिस्पॉन्स हमारा सिंपल नेम और मैसेज हमने रख दिया, यही दो वैल्यू रिस्पॉन्स में भेजेंगे। और इसके लिए एक यूजर कंट्रोलर बनाया, कोई सर्विस ये सब नहीं बनाया, सिंपल हार्ड कोड करके ये आपको दिखा रहा हूँ अभी, क्योंकि एक एक स्टेप करके चल रहा हूँ। तो एक यूआरएल पोस्ट देखो मैपिंग बनाया, प्रोसेस रिक्वेस्ट बॉडी आ रही है। अब हमारी एक प्रिमिटिव पैरामीटर रिक्वेस्ट पैरामीटर नहीं, रिक्वेस्ट बॉडी आ रही है, यूजर हम जेसन की तरह भेजे, उसके बेस पे कुछ कंडीशन अपना कंट्रोलर पे लगा लिया, मान लो ये सर्विस से कॉल होके आ रही है, और एक रिस्पॉन्स हम रिटर्न कर रहे हैं। क्या रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं, यूजर का नाम और मैसेज। तो यहाँ पे सिंगल यूजर रिस्पॉन्स हम रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल लिस्ट ऑफ यूजर रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं कि भाई जितनी लिस्ट ऑफ यूजर आएगी उसके लिए हम चेक्स देख रहे हैं कि भाई अडल्ट या माइनर है कि नहीं। और यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं पूरी मैप, मतलब यूजर का नाम, उसकी मैसेज प्लस ईमेल, ये पूरी इसकी मैप ही हम रिटर्न कर रहे हैं कंप्लीटली। तो इसकी टेस्ट केस कैसे लिखेंगे जहां पे हमारी कंप्लीट कस्टम ऑब्जेक्ट आ रही है। तो इसके लिए यूजर कंट्रोलर में गए, टेस्ट, तो अगेन ये दोनों तो सेम है। ठीक है, अब हर मेथड के लिए देखो मैंने एक एक सिनेरियो से लेके आपको बताया है, लेकिन मैं पहले बता चुका हूँ पॉजिटिव नेगेटिव कई सारी सिनेरियो लिखी जा सकती है। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि भाई कंट्रोलर में अगर मान लो ये नल ही हुआ, या उसमें कोई एक डेटा मैंडेट फील्ड फाउंड नहीं हुआ, तो उसका अलग टेस्ट केस, ये नल हुआ उसका अलग टेस्ट केस। हर तरह का सिनेरियो लिख सकते हो, और लिखना भी चाहिए कि आपका ये मेथड कैसे बिहेव करेगा हर सिनेरियो में। एक ही मेथड है, वो बिहेव कैसे करेगा। तो फिलहाल मैं सिर्फ एक एक सिनेरियो लेके चल रहा हूँ। तो अब हमें रिक्वेस्ट बॉडी भेजनी है जेसन की तरह। तो जेसन ऑब्जेक्ट पूरा बना लिया कंप्लीटली, जेसन ऑब्जेक्ट जैसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में बनाया जाता है वही एक स्ट्रिंग वेरिएबल में बना के रख लिया। परफॉर्म कॉल किया, पोस्ट ऑपरेशन है,
प्रोसेस को कॉल किया, कंटेंट टाइप अब बताया कि किस तरह का कंटेंट टाइप है हमारा, तो जेसन है। कंटेंट क्या होगा, डॉट कंटेंट करके रिक्वेस्ट बॉडी को पास किया, एंड देन फिर अगेन एक्सपेक्ट जो हम कर रहे हैं कि डिजायर्ड रिजल्ट हमारा क्या होगा, उसमें जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें क्या वैल्यू आएगी, मैसेज, और ये एज इट इज। मेन यहाँ पे दो चीजें आपको एड ऑन्स मिला, एक कंटेंट टाइप और एक कंटेंट, ये दोनों हम एड ऑन्स कर सकते हैं अगर हमारा कस्टम ऑब्जेक्ट जा रहा है। क्लियर है? तो अब आप लोग अपने, आई थिंक इतने देखने के बाद आप लोग अपना कंट्रोलर, किसी एक कंट्रोलर का टेस्ट केस तो लिख पाओगे कि नहीं, आपको क्या लगता है? चलो एक स्टेप और इसके बाद सर्विस लेयर पे भी चलते हैं, क्योंकि आप बोलोगे सर सर्विस भी इंजेक्ट होती है, कैसे लिखेंगे, है कि नहीं? ठीक है, चलो उस पे भी आते हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो ये एरे ऑफ है, ये भी ऑलमोस्ट वही सेम है। यहाँ पे तो हम एरे पास कर रहे हैं, और यहाँ पे मैप का है, ऑलमोस्ट सेम। तो ये तीसरा था कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए। चौथा एग्जांपल आते हैं जहां आपकी रियल टाइम जो आप वर्क करते हो वो है, जहां आपकी कंट्रोलर सर्विस पे डिपेंड है। अब भाई एप्लीकेशन चलाओगे नहीं तो सर्विस तो चलेगी नहीं, वो रिपोजिटरी को कनेक्ट करेगा नहीं, तो इसका कैसे लिखा जाए? तब मॉकिटो का आता, अभी तक जे यूनिट हम कर रहे थे, अब मॉकिंग करने जा रहे हैं। मॉकिंग मतलब प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट। हम कंट्रोलर को बोलेंगे भाई सर्विस, जैसे मान लो यूजर कंट्रोल, मान लो ये एम्प्लॉय सर्विस है ना, या एम्प्लॉय सर्विस होगा, आप लोग कर लेना। एम्प्लॉय कंट्रोलर है मान लो, एम्प्लॉय कंट्रोलर डिपेंड ऑन एम्प्लॉय सर्विस, तो हम क्या बोलेंगे, एम्प्लॉय सर्विस को हम मॉक करेंगे कि भाई जब भी एम्प्लॉय सर्विस मिले वो मॉक ऑब्जेक्ट बनाए, मतलब डमी ऑब्जेक्ट। तो आप बात करोगे सर सर्विस की हम मेथड को कॉल करते हैं, तो वो कैसे हैंडल होगा? ठीक है, यूजर सर्विस का उसका तो मॉक ऑब्जेक्ट बना देगा। जैसे एम्प्लॉय कंट्रोलर को खोलता हूँ, ये वाला, इसके लिए क्या किया हुआ, एम्प्लॉय क्लास सिंपल वही, एम्प्लॉय रिस्पॉन्स और एम्प्लॉय सर्विस। ये सर्विस है, लॉजिक जो है सारा मैंने यहाँ रख दिया कि सिंगल ऑब्जेक्ट, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय और मैप ऑफ एम्प्लॉय। और इसका कंट्रोलर क्या किया, सॉरी यहाँ पे एम्प्लॉय कंट्रोलर। एम्प्लॉय कंट्रोलर को देखो, ये आपके जैसे जैसे हम लोग लिखते हैं रियल टाइम में, सर्विस पे डिपेंड है, सर्विस के थ्रू अब ये कॉल होती है प्रोसेस एम्प्लॉय। तो बेसिकली जब टेस्ट केस कॉल करते हैं तो हमारी एक्चुअल मेथड ही कंट्रोलर की कॉल होगी, लेकिन कंट्रोलर की एक्चुअल मेथड जब कॉल होगी तो देख लो ये डिपेंड करता है एक्चुअल क्या, एम्प्लॉय सर्विस डॉट प्रोसेस एम्प्लॉय। इसके लिए करते क्या है कि भाई वो उस समय एक्चुअल तो कॉल हो, कॉलिंग रुकी रहेगी, हमारी सर्वर ये सब तो कुछ चल नहीं रही, तब हम इसका यूज करते हैं व्हेन एंड देन। इसका ये हम लिखते हैं मॉक ऑब्जेक्ट जो हम बनाएंगे एम्प्लॉय सर्विस का, मॉक ऑब्जेक्ट डॉट प्रोसेस एम्प्लॉय, और एक डमी एम्प्लॉय करके इसमें पास करेंगे, कोई भी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, अगर ऐसा कभी भी इस मेथड कॉलिंग में मिले तो देन रिटर्न एक डमी रिस्पॉन्स पास कर देंगे कि भाई ये रिटर्न क्या कर रहा है, एक एम्प्लॉय, एक डमी रिस्पॉन्स पास करेंगे ताकि मेरा ये मेथड से टेस्ट हो सके। तो इस कॉल को भी इंटरनल हम डमी बना देंगे ड्यूरिंग टेस्ट केस जब रन कर रहा है। तो ये लिखते कैसे हैं वो आपको बता रहा हूं। एम्प्लॉय कंट्रोलर टेस्ट यहां तक तो सेम है, हमने एम्प्लॉय सर्विस जो इंजेक्ट हो रही थी उसका क्या किया, मॉक किया, ये लाइन। तो कई जगह देखना डिपेंड करता है, अगर मॉकिटो की एपीआई यूज करोगे कंप्लीटली तो एट द रेट मॉक करके आता है, और कई जगह और भी एनोटेशन कुछ और क्लासेस यूज हो जाते हैं मॉक के लिए, तो डिपेंड करता है आप कौन सी एपीआई यूज कर रहे हो। हम स्प्रिंग की यूज कर रहे हैं, स्प्रिंग टेस्ट, तो ये मॉकिटो बीन करके आती है एनोटेशन, इससे मॉक कर रहा है। तो मॉकिटो बीन करता क्या है, बेसिकली हमारी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक को एग्जीक्यूट होने से रोकेगा
कि भाई सर्विस में जब कॉल जाएगी उस समय रोकेगा, बोलेगा एक्चुअल नहीं है, ये डमी है। तो हमने डमी बना दिया। अब हम जैसे प्रोसेस एम्प्लॉय इस मेथड के लिए टेस्ट केस लिखना है, तो हमने क्या किया, प्रोसेस एम्प्लॉय के लिए लिखना चालू किया। अब सबसे पहले हम एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट सिंपल बना लिए, ताकि ये प्रोसेस एम्प्लॉय क्या कर रहा है, एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट इसको चाहिए, एक रिटर्न वैल्यू चाहिए। तो एक डमी जैसा बना लिया कुछ अपना एम्प्लॉय का। अब उसके बाद एम्प्लॉय रिस्पॉन्स भी बना लिया एक डमी टाइप का, ठीक है। देन यहाँ पे व्हेन और देन का देखो सिनेरियो लिख रहा है, ये व्हेन और देन ये चीज, क्योंकि अभी मॉक तो ऊपर कर चुके हैं, लेकिन अभी पूरी चीज एक्चुअल कॉलिंग से पहले हम सब पूरी भूमिका मानते हैं टेस्ट केस कॉल होने से पहले, कि व्हेन एम्प्लॉय सर्विस डॉट प्रोसेस कॉल होगा, मतलब जब भी हम इसको कॉल करेंगे तो ये लाइन जरूर कॉल होगी। तो ये लाइन क्या एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय पैरामीटर और ये कॉल होता है। तो यहाँ पे देखो हम क्या लिखे, एम्प्लॉय सर्विस, ये एम्प्लॉय सर्विस क्या हमारी मॉक एम्प्लॉय है, मॉक एम्प्लॉय वाली एक्चुअल है। मॉक एम्प्लॉय डॉट प्रोसेस एम्प्लॉय जब कॉल हो यूजिंग एनी एम्प्लॉय पैरामीटर, ये एनी जो है मॉक का आता है, मॉकिंग का है, ठीक है, स्प्रिंग मॉक से मिल रहा है। कि कुछ भी एम्प्लॉय एज ए पैरामीटर पास हो, देन रिटर्न एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ये रिजल्ट एक रिटर्न कर दो। तो जब यहाँ नीचे से जब एक्चुअल कॉलिंग होगी तब ये रिटर्न आएगा रिजल्ट। समझ में आ रहा है? बताता हूँ। फिर एक रिक्वेस्ट बॉडी हमने बना दिया, क्योंकि हमें जेसन बॉडी भेजनी है। और उसके बाद डॉट परफॉर्म पोस्ट कॉल किया, अपना यूआरएल, कंटेंट टाइप कंटेंट दे दिया, ये सारी चीजें पूरी दे दी। यहाँ पे भी हम टेस्ट कर लिए, ये भी एक टेस्टिंग हो गई, वन लेवल टेस्टिंग। तो ये हो गया कि हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट हार्ड कोडेड जो वैल्यू के अकॉर्डिंग ये आ रहा है, हमारा मेथड कॉल होना चाहिए। उसके बाद एक वेरीफाई करके आता है। ये वेरीफाई क्या करता है कि जब आपकी प्रोसेस कॉल हो रही है तो आप इसमें कई सारे मेथड कॉल होंगे इस एम्प्लॉय मॉक एम्प्लॉय के थ्रू। जब मॉक ऑब्जेक्ट आएगा तो उस समय वो कौन कौन सी मेथड कॉल हो रही है, क्या क्या हो रही है, वो लाइंस भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। कितने नंबर ऑफ टाइम्स कॉल हो रही है, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो चीज वेरीफाई कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे कर रहे हैं कि वेरीफाई करो एम्प्लॉय सर्विस जो है एक बार वहां यूज हुआ है। प्रोसेस एम्प्लॉय जब कॉल हुई, हमारी ये मेथड जब कॉल हुई, तो एक बार एम्प्लॉय सर्विस का एक ऑब्जेक्ट वहां प्रेजेंट है। प्लस अगर हम चाहें तो इसमें जो आर्गुमेंट पास हो रहा है इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं कि इसमें क्या चीजें जा रही हैं। तो इस आर्गुमेंट को वेरीफाई करने के लिए हम लोग आर्गुमेंट कैप्टर ये यूज करते हैं मॉकिटो का। आर्गुमेंट कैप्टर में हमने बताया एम्प्लॉय टाइप का होगा एक, और इसका ऑब्जेक्ट बनाया फॉर क्लास करके, ताकि ये एक डमी ऑब्जेक्ट बनाता है। तो यहाँ पे फिर कॉलिंग तो यहाँ एक्चुअल हो गई, यहीं से कॉलिंग हुई, बस हम वेरीफाई कर रहे हैं कि एम्प्लॉय सर्विस जो कॉल हुई थी एक ही बार कॉल हुई। ये चीज, ये तो वही लाइन है जो ऊपर में हमने वेरीफाई किया, वही चीज यहाँ भी कर रहे हैं। तो दोनों में से कोई एक ही लाइन लिखोगे, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आर्गुमेंट के थ्रू हम वेरीफाई कर लिए और यहाँ विदाउट आर्गुमेंट वेरीफाई कर रहे हैं, बस यही डिफरेंस है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जो ये एम्प्लॉय कैप्टर का ऑब्जेक्ट बना था, ये क्या करता है, जो भी पैरामीटर पास हुआ था यहाँ पे इस लाइन पे एक्चुअल वैल्यू, तो क्या पास हुई थी, रिक्वेस्ट बॉडी पास हुई थी जिसमें एलिस 25 IT था, उसको निकाल लेता है। डॉट गेट वैल्यू करने से वो डेटा निकाल लेता है कंप्लीट। और उसके बाद हम उसको असर्ट कर सकते हैं क्या ये चीज ही पास हुआ। तो इससे ये हम वेरीफाई किए कि जो रिक्वेस्ट बॉडी हमारी यहाँ से जा रही है वो सही जा रही है कि नहीं कंप्लीटली, कि भाई हम जेसन ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं वो एज ए रिक्वेस्ट बॉडी जा रही है, ऐसा तो नहीं रिक्वेस्ट पैरामीटर जा रही है। तो वो चीज भी वैलिडेट कर लिए। तो कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं है, कोई कहता है कि आप हर चीज वैलिडेट करो।
मैं बस तरीका बता रहा हूँ कि आप आर्गुमेंट को वैलिडेट कर सकते हो मॉकिंग के थ्रू, कि भाई आर्गुमेंट में क्या वैल्यू जा रही है, इसमें जो कॉलिंग हो रही है उसमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, कितनी बार प्रोसेस एम्प्लॉय करके मेथड अंदर कॉल हो रहा है इस एम्प्लॉय सर्विस के थ्रू। तो ये सारी चीजें ही वैलिडेट कर सकते हो, उससे ज्यादा तो वैलिडेट नहीं होगा। तो उतनी ही चीज हम वैलिडेट कर रहे हैं। फिर लास्ट में एम्प्लॉय सर्विस डॉट प्रोसेस एम्प्लॉय में कैप्चर्ड एम्प्लॉय जो आया हमारा, उसी को एक्चुअल पास कर दिया तो हमें एक्चुअल रिस्पॉन्स मिलेगा, और वो रिस्पॉन्स हम पहले से रखे हुए, पहले से बना के ऊपर में देखो यहाँ पे ये रखे हैं ना कि यही रिस्पॉन्स हमें मिलना है। तो इसी के थ्रू हमने यहाँ पे असर्ट के थ्रू चेक किया कि एक्सपेक्टेड ये है, एक्चुअल ये है, एक्सपेक्टेड ये, एक्चुअल ये। कि जब हम अलग से अगर उस प्रोसेस एम्प्लॉय को कॉल करते हैं तो क्या वही रिजल्ट देता है जो हमारी एक्सपेक्टेड है। तो अल्टीमेटली हार्ड कोड वैल्यू करके ही हम पूरी मेथड को, अपने कंट्रोलर की मेथड को कॉल करते हैं, और ये कॉलिंग क्या होती है, रोक देता है एक्चुअल प्रोसेस को। मैं आपको इसको डिबग करके भी दिखाता हूँ कि जब डिबग करोगे, मान लो यहाँ डिबग पॉइंट लगा देता है और इसको डिबग मोड में स्टार्ट करता हूँ। तो देखो कॉल जब वेन वाले से जाएगी तो वहां जरूर जाएगी। ये गई, ठीक है। अब देखो एम्प्लॉय सर्विस में हमें वो मिला है जो मॉक करके आ रहा है, इसलिए देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मॉक ऑब्जेक्ट है। तो अगर उसका नाम आप मॉक करके वहां दोगे तो मॉक करके ही आपको दिखेगा, यहाँ पे ये मॉक ऑब्जेक्ट करके कंप्लीटली आ रही है। और ये प्रोसेस एम्प्लॉय जब कॉल होगा तो ये लाइन बेसिकली हमारा उस लाइन को ये सब्स्टिट्यूट करेगा खुद ही, कि जब वहां कोई एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के लिए प्रोसेस एम्प्लॉय कॉल हो देन रिटर्न एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, यही रिस्पॉन्स रिटर्न करना। तो हमने यहाँ से जो अंदर अब नहीं जाएगा, ये सर्विस पे कॉल नहीं जाएगी। ये मत सोचना कि ये एक्चुअल एम्प्लॉय सर्विस की इस मेथड को कॉल कर लेगा ना, क्योंकि हमने मॉक कर दिया है तो उस पे जाएगी ही नहीं, और सीधे रिस्पॉन्स यहीं से रिटर्न हो जाएगा, और यहाँ से रिटर्न होगा। बहुत सारी अंदर कॉलिंग चलती है। ये देखो यहाँ से ही कॉल गई थी और यहीं पे फिर रिस्पॉन्स आया, ठीक है। और ये हमने चेक कर लिया स्टेटस मैसेज में क्या आ रहा है। तो रिस्पॉन्स में हमने क्या भेजा, कि ये भेजा था एलिस और एलिजिबल फॉर फुल टाइम बेनिफिट। तो वही चीज आएगा, यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि भाई वैल्यू क्या आ रही है, ये चेक कर लिया। तो नंबर ऑफ टाइम्स ये प्रोसेस एम्प्लॉय करके जो मेथड है इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कितनी बार कॉल हुआ, तो हमने लिखा टाइम्स 1। यहाँ कई चीजें लिख सकते हो, और एटलीस्ट वंस करके भी आता है मेथड मॉकिटो का, और एक्सपेक्टेड टू ये भी आता है कि टाइम्स 2। तो मतलब आपको लगता है इस मेथड के अंदर 2 बार अगर वो ऐसा कॉलिंग आपने लिखा है तो आप यहाँ एक्सपेक्टेड 2 लिख सकते हो। मिनिमम एटलीस्ट 1 कर दोगे तो मतलब एक बार तो कॉल होगी ही होगी। फिर 0 और 1 करके भी आता है, कई सारे सिनेरियो आते हैं, तो वो सारे सिनेरियो आप वेरिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हो। तो बेसिकली कंट्रोलर जब हम टेस्ट केस लिखते हैं तो कंट्रोलर टेस्ट केस में हम लोग डमी ऑब्जेक्ट खुद रिक्वेस्ट में पास करते हैं, अपनी सर्विस का मॉकिंग करते हैं। इस कंट्रोलर में जहां जहां मेथड कॉल इस मॉक सर्विस के थ्रू कॉलिंग जा रही है, आप वो मेथड्स का बस नंबर्स चेक कर सकते हो, प्लस यहाँ से रिटर्न वैल्यू क्या एक्सपेक्ट, ये जब कॉल होगी तो एक मॉक रिस्पॉन्स आप रिटर्न कराओगे, उस रिस्पॉन्स को आप चेक कर सकते हो। इतनी ही चीजें कर सकते हो।
वही चीजें हम लोग करते हैं बस इसमें। समझ में आया? ठीक है, तो पूरी मॉक की इसी तरह से लिखा है मैंने सभी का। तो प्लीज आप लोग इसको देखो अच्छे से, और इसके बेस पे कोशिश करो अगले क्लास में अपनी कंट्रोलर का एटलीस्ट लिखने का। नेक्स्ट क्लास से पहले, सैटरडे संडे है ना, तो कंट्रोलर तो बनाए होगे ना आप लोग? तो अब तो कंट्रोलर का लिख सकते हो ना? ठीक है, तो लिखो ना। ठीक है, कैसे लिखना है आपको पता ही है, अपना खुद का अलग पैकेज एसआरसी टेस्ट जावा में बना के। ठीक है, डिपेंडेंसी डाल लेना फॉर्म से उठा के। तो ये हो गया कंट्रोलर तक का सारा टेस्ट केस। अब आते हैं डेटा एक्सेस लेयर, बाद में सर्विस पे आऊंगा। डेटा एक्सेस का कैसे लिखेंगे जो, तो देखो डेटा एक्सेस के लिए मैंने आपको बताया, जैसे आप लोग जो काम कर रहे हो माई सिक्वल से काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप अब जो टेस्ट केस लिखोगे वो कोशिश करो H2 डेटाबेस से, मतलब उसी प्रोजेक्ट में H2 को कॉन्फ़िगर करो। तो इसके लिए करना क्या होगा, H2 के लिए फॉर्म डॉट एक्सएमएल में बस H2 की डिपेंडेंसी डाल देना अपने जो प्रोजेक्ट होगी, और रिसोर्स प्रॉपर्टी में एक ये डाल देना H2 डेटाबेस का। ठीक है, तो एसआरसी मेन जावा में मत रखना, मेन रिसोर्स एसआरसी टेस्ट रिसोर्सेस में रखना इसको। ठीक है, क्योंकि टेस्ट केस के समय चलती है, तो टेस्ट रिसोर्सेस करके बना लेना, उसके अंदर रखना, तो वो टेस्ट केस के समय हमेशा चलेगी। और ये क्या होगा, डीबी हमेशा देखते ही इन मेमोरी डीबी है, हमें कभी भरने का कोई चांस ही नहीं है, जब भी एप्लीकेशन चलेगा तो चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाता है डाउन। तो इसमें देखो कंप्लीट उसी तरह बनाया हूँ, एक एंटिटी बनाया, बुक एंटिटी करके है सिंपल मेरा, आईडी टाइटल ऑथर, और एक हमारी रिपोजिटरी है। यही दो चीज हम लोग बनाते हैं डेटा एक्सेस के लिए। तो रेपो हमारा यहाँ बना लिया, एक मेथड सिंपल बना लिया कि फाइंड बाय ऑथर, ऑथर नेम पास करेंगे और लिस्ट ऑफ बुक्स उस ऑथर की आएगी। इसके लिए हमें टेस्ट केस लिखना है, किसके लिए, इस रिपोजिटरी के लिए, इंटरफेस के लिए हम टेस्ट केस लिखने जा रहे हैं। तो इसके लिए अगेन टेस्ट केस जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, रेपो नाम का पैकेज बनाया, बुक रिपोजिटरी यहाँ बनाया, बुक रिपोजिटरी टेस्ट। तो अब यहाँ पे हमने ऊपर एट वेब यूज किया था क्योंकि वो कंट्रोलर का लिख रहे थे, यहाँ पे एट डेटा यूज किया, सर्विस का लिख रहा है कंप्लीट, एट डेटा जेपीए टेस्ट, तो ये सर्विस के लिए यूज किया। बुक रिपोजिटरी को ऑटो वर्ड कराया क्योंकि इसी का टेस्ट केस लिखना है। और अब देखो कंप्लीटली हम डमी जैसा सब कुछ पास कर रहे हैं, एक बुक का ऑब्जेक्ट बनाया, रिपोजिटरी के थ्रू सेव मेथड कॉल किया, ताकि हम फाइंड करेंगे, अगर बुक रिपोजिटरी फाइंड करने वाले हैं तो पहले से डेटा होना चाहिए ना, वो तो आपका माई सिक्वल में डेटा है, उस डेटा को तो हम यूज करेंगे नहीं, हम एक कंप्लीटली डमी, हमें इस मेथड को फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना है, तो हम एक डमी कंप्लीटली बनाए कि एक रिपोजिटरी में सेव गया, फिर फाइंड बाय आईडी करके पास किए, तो ये देखो ये भी रिट्रीव बुक करके देख लिया कि ये हो रहा है कि नहीं, ये और एल्स, ये जावा 8 का फीचर है, तो मतलब कुछ नहीं मिलता है तो नल रिटर्न करो, ये चीज है, वो रहने दो, अगर अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं इसके लिए, यहाँ तक बस समझो, फाइंड बाय आईडी और एक आईडी पास किए तो मुझे बुक मिला। उसके बाद इस वैल्यूज पे हम लोग चेक कर ले क्या ये जो ऑब्जेक्ट मिला वो नल नहीं है, टाइटल क्या है, ऑथर क्या है, ये इक्वल टू इक्वल्स हम चेक कर लिए सारा।
समझ में आ रहा है? तो इससे हमें एक अपनी फंक्शनैलिटी टेस्ट कर सकते हैं, अपनी मेथड। ऑथर के लिए हमने कैसे किया, 2 बुक सेव किया और ऑथर कुछ डाल दिया, एक ऑथर यहाँ ये डाला है, दूसरा और ये डाला, दोनों बुक को सेव किया, ऑथर एक रिटर्न किया, तो हमें पता है इस ऑथर को अगर रिटर्न करेंगे एक ही बुक मिलेगी। तो देखो यहाँ पे चेक किया, साइज कितना है, एक है, एक ही साइज मिला, प्लस उस लिस्ट से पहला ऑब्जेक्ट निकाले तो उसकी टाइटल क्या मिल रही है, तो एनिमल फार्म, तो यही मिलना चाहिए। तो इस तरह से हम अपनी रिपोजिटरी का टेस्ट केस लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ ये देखना, ये डेप्रिकेटेड है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो तुम देख लेना कि भाई स्प्रिंग का जो लेटेस्ट वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं स्प्रिंग बूट का, उसके हिसाब से कौन सा मेथड यूज करें, इस डेप्रिकेटेड का क्या अल्टरनेट है, वो अल्टरनेट यूज करना। ठीक है, ऐसा डैट ना करके ऐसा ये कर लेना नॉट नल यहाँ पे, कि भाई इज नॉट नल है, ये इज नॉट नल, इसकी जरूरत नहीं होगी, इस तरह करके करना assert नॉट नल। तो नॉट नल नहीं है, पता नहीं किस में नॉट नल, किसी और पैकेज में है, मुझे पता नहीं चल रहा किस में है। देखिए कंट्रोल शिफ्ट ओ से आ गया, हाँ assert नॉट नल होता है ये। ठीक है, ये आ गया assert नॉट नल, ये जुपिटर से आ रहा है। तो बेस्ट है आप लोग जुपिटर का ही यूज करो, इसका मत यूज करना assert जे का, क्योंकि वो डेप्रिकेटेड दिखा रहा। तो इसी तरह आप इक्वल्स के लिए यहाँ पे ये लगा सकते हो, assert equals इक्वल्स। अब ये एक वैल्यू है, दूसरी वैल्यू ये हटा दो, इज इक्वल, और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट assert इक्वल आ गया। और ये आपकी क्या देता है, पहला एक्सपेक्टेड है, दूसरा एक्चुअल है। तो ये हमें एक्चुअल मिल रही है ना, तो एक्चुअल वाले को बाद में रखो, एक्सपेक्टेड हार्ड कोडेड वैल्यू है, तो वैसे रखो वैल्यू को। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है 1984 आए, और एक्चुअल में क्या आ रहा है, जो रिटर्न वैल्यू है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह करके आप चेक कर सकते हो कि आपकी मेथड की प्रॉपरली वर्किंग है कि नहीं। क्लियर है? ठीक है, तो जुपिटर के assert नॉट नल इक्वल ये सब यूज करो, वो assert डैट की जरूरत नहीं है, बेस्ट यही होता है। तो इस तरह से आप अपनी रिपोजिटरी लेयर का भी लिख सकते हो, लिखोगे। और सबसे अच्छी चीज है, ये आपका मेन फ्लो को डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, और ना ही ये प्रोजेक्ट रनिंग समय चलेगा। H2 डेटाबेस में इजीली कॉन्फ़िगर हो जाएगा, वो तो एंटिटी को लेके चलता है। ठीक है, तो ये लिखना। लास्ट थिंग है सर्विस। सर्विस लेयर का हम कैसे लिखें, इसी एग्जांपल में बुक सर्विस भी बना दिया, ये रिपोजिटरी है मान लो। तो रिपोजिटरी के लिए हम सर्विस कैसे बनाएंगे, इसी तरह बनाते हैं। सर्विस में रिपोजिटरी को इंजेक्ट कराया, और बाकी सेव बुक, फाइंड बाय बुक बाय आईडी, फाइंड बुक बाय ये डिलीट बुक, ये सब मेथड हमारी सर्विस की है। मैंने इसका रिपोजिटरी नहीं बनाया,
बस सर्विस लेयर, रिपोजिटरी अलग से आपको करा के दिखा दिया था। ठीक है, तो इस सर्विस का हम कैसे लिखें इसके लिए? तो सर्विस के लिए अलग से सर्विस पैकेज बनाया, बुक सर्विस टेस्ट। तो यहाँ देखो ऑटोवर्ड बुक सर्विस को किया और मॉकिंग किसका किया? रिपोजिटरी का, क्योंकि रिपोजिटरी एक्चुअल नहीं कॉल करेंगे, हम मॉक करके कर रहे हैं। और एक डमी बुक बनाया, रिपोजिटरी में डमी ये ऑपरेशन हो गया कि ये डमी सेफ को कॉल करेगा और रिटर्न करा दिया। तो एक्चुअल रिपोजिटरी डेटाबेस में नहीं जाएगी, ये S2 में भी नहीं जाएगी, ये बस डमी ऑपरेशन चलेगा। तो ये कब होगा? जब बुक सर्विस डॉट सेव बुक कॉल करेंगे तो बुक रिपोजिटरी डॉट सेव एक्चुअल में कॉल होने जाएगी ना, तो उस समय क्या होगा, बस वो कॉलिंग जब भी उसको मिलेगी इस सेव बुक करते समय तो वो रिटर्न कर देगा ये वैल्यू, ताकि हमें लगेगा हाँ बुक सेव हो गई और एक बुक आ जाएगा। फिर उसके बाद ये चेक कर सकते हो। तो समझ रहे हो इसको मॉक करने का बेनिफिट? मॉकिंग का ये है कि एक्चुअल जो मेथड रिपोजिटरी की कॉल है, जो डेटाबेस हिट करने जाएगा, सारा काम करेगा, वो चीज रोक दी है। और वो कैसे रोकते हैं? व्हेन एंड देन, इस तरह करके कई सारे चीजें और भी आप जब आगे प्रोजेक्ट लेवल पे करोगे, कंपनी में काम करोगे तो कुछ और चीजें भी मिलेंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी आप इतना ही करो। हो सकता है कहीं एक्सपेक्टेशन आपकी होगी एक्सेप्शन की, वो भी कर सकते हो। तो यहाँ भी वैसे लगाया व्हेन बुक रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय ऑथर, अगर ऐसा कुछ कॉलिंग, इस कॉल जो एक्चुअल हम यहाँ सर्विस की मेथड कॉल कर रहे हैं उस कॉल के ड्यूरेशन में अंदर में ये मिलता है, देन रिटर्न क्या करेगा? एक लिस्ट ऑफ बुक, हार्ड कोडेड बुक। तो ये हार्ड कोडेड बुक रिजल्ट में आ जाएगा। तो ये लिखने का मेन पर्पस यही है कि जब ये एक्चुअल कॉल रिपोजिटरी की होने जाएगी और उस समय ये ना रिपोजिटरी की कॉल ना होके वो क्या करेगा, सीधे सीधे उस कॉल को मॉक की तरह मतलब बाईपास करके यही रिटर्न वैल्यू को ले आएगा। तो समझ रहे हो, वहीं पे वो एक्चुअल कॉल नहीं करने जाता, उसको वहीं से रिटर्न वैल्यू करा के और उसका काम मानता कि हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो ये था जेनेट टेस्ट केस और मॉकिटो। कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। ये कंप्लीट यहीं पे खत्म है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अब आप लोग अपना बनाओगे, लिखोगे तो आप लोग खुद धीरे धीरे समझोगे, लेकिन लिखना जरूर भाई। अब प्रोजेक्ट लेवल पे भी ट्राई करना, अगर एक बार लिख लोगे मजा आ जाएगा, रियली मजा आ जाएगा। ठीक है, तो रिपोजिटरी बता दिया, सर्विस बता दिया, कंट्रोलर बता दिया, लिखो और संजीव को दिखाओ एक बार कि सर देखो लिखे हैं। ठीक है, तो अगले क्लास में नेक्स्ट मुझे स्प्रिंग ट्रांजैक्शन स्टार्ट करना, आज स्टार्ट करूं या नेक्स्ट क्लास में? बताओ।